हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊं आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जैसे कि आपको पता है कि मैं सभी चैप्टर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 6 चैप्टर आपको समझाए हैं, वो भी आपको एनसीईआरटी वाली बुक से पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो होती है बच्चों, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसका यही प्रूफ दे सकता हूं, अगर आप बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो अधिकतर आपको यही एडवाइस दिया जाता है कि आप मोस्टली एनसीईआरटी बुक को जरूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो होती है बच्चों, ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होती है एग्जाम के पर्पज से, ना केवल 9th स्टैंडर्ड से आगे। जब आप बहुत ज्यादा बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आपको यही कहा जाता है कि आप इस बुक की स्टडी करें। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा चैप्टर समझना है, एक नोट्स के फॉर्म में तैयार करना है, ताकि आपके पास एक नोट तैयार हो जाए। और जैसे आपके पास नोट्स तैयार होगा, आप देखोगे ना केवल आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कवर हो रहे हैं, इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन हैं जो कभी बाहर से आ सकते हैं, वो आप देखोगे वो सारे क्वेश्चन यहां पे कवर हो जाएंगे अगर आप चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हो। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, ये पॉइंट है हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ये जो विलेज है पालमपुर, ये बच्चों एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज वो विलेज होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनरी विलेज है। हमने मान लिया कि कोई एक विलेज है जिसका नाम पालमपुर है। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालमपुर किस प्रकार का विलेज है, तो आपको बताना है पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी विलेज है। हमने मान लिया कि कोई विलेज पालमपुर जिसका नाम है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। सेकंड पॉइंट जो आप याद रखोगे बेटा, पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है कि पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है, अधिकतर लोग वहां पे क्या करते हैं। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। बच्चों पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो है आपका फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। इट मींस अधिकतर लोग जो है वहां पर फार्मिंग में काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ये आपको पॉइंट नंबर 2 याद रखना है कि अधिकतर जो लोग हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड करते हैं पालमपुर में। थर्ड पॉइंट आपको याद करना है रायगंज। अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर के पास एक दूसरा विलेज है जिसका नाम है रायगंज, जो पालमपुर से बड़ा है। मतलब पालमपुर के पास एक दूसरा गांव भी है जिसको हम बोल सकते हैं नेबरिंग विलेज। नेबर विलेज जो है वो रायगंज है, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में कि पालमपुर का जो नेबरिंग विलेज है उसका नाम क्या है, तो रायगंज। और यह भी पूछा जाता है कि रायगंज पालमपुर से कितने डिस्टेंस पर है, तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट नंबर 3 आपको याद रखना है कि पालमपुर का जो पड़ोसी गांव है वो रायगंज है और ये 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4 आपको क्या याद रखना है, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। बच्चों पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे कास्ट पाए जाते हैं, तो पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज है जो अलग अलग कास्ट की हैं, जो वहां पर पालमपुर के अंदर रहते हैं। तो ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैमिलीज इन पालमपुर, कि पालमपुर में कितनी फैमिलीज होती हैं, पाई जाती हैं या रह रही हैं। तो 450 फैमिलीज वहां पर रह रही हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये पॉइंट नंबर आपके लिए 4 होगा कि 450 फैमिलीज वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपको ये याद करना है बच्चों कि पालमपुर में स्कूल कितने हैं। तो पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, और वहां पर एक हाई स्कूल भी है। तो याद रखोगे पॉइंट नंबर 5 आपको याद रखना है कि पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। अब यहां पर एमसीक्यू वगैरह में या 1 मार्क्स में पूछा जाता है द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन पालमपुर, कि पालमपुर में प्राइमरी स्कूल कितने हैं। तो दे आर 2 प्राइमरी स्कूल इन पालमपुर एंड 1 हाई स्कूल। बच्चों प्राइमरी स्कूल जो होता है वो नॉर्मली
5th क्लास 5th स्टैंडर्ड तक जो होता है उसे प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, और हाई स्कूल जो होता है ये नॉर्मली 10th तक की जो क्लास होती है उसे हाई स्कूल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो पालमपुर में प्राइमरी स्कूल तो 2 हैं लेकिन हाई स्कूल 1 है। और अगर हम वहां पे हॉस्पिटल की बात करें, डिस्पेंसरी की बात करें, तो देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो 1 है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहां पे बीमार का इलाज किया जाता है। तो ओवरऑल इस पॉइंट का ये मतलब है, पॉइंट नंबर 6 आपको ये याद रखना है कि पालमपुर के अंदर एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो नॉर्मली हम इस प्रकार से याद रखते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है, इसलिए से हम इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वहीं जो प्राइवेट डिस्पेंसरी है उसे हम नर्सिंग होम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी वहां पे 1 है। तो एक आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है पालमपुर के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है इस चैप्टर के अंदर। आप देखना, जब आप पूरे सारे पॉइंट आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, इन पॉइंटों से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज अगर आपको प्रोडक्ट्स को, किसी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में एक फैक्ट्री है और आपको प्रोडक्शन करना है पेन, आपको पेन का प्रोडक्शन करना है, तो बेटा किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, 4 चीजों की आवश्यकता होगी। फर्स्ट इज द लैंड, सेकेंड इज द लेबर, थर्ड इज द फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज द ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ इज द ह्यूमन कैपिटल, जो यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल। तो किसी चीज की भी प्रोडक्शन के लिए बच्चों हमें 4 चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जमीन नहीं होगी तो आप फैक्ट्री को खड़ा कहां करोगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जो हमें लैंड चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, आपने जमीन खरीद ली, आपने जमीन खरीद ली अपनी फैक्ट्री को बनाने के लिए। देन उसके बाद आपको लेबरर्स चाहिए, लेबरर्स जो वहां पर काम करेंगे, क्योंकि आपको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। तो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबरर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। आपको वो व्यक्ति चाहिए जो वहां पर काम करेगा। अब आप किस चीज की फैक्ट्री बना रहे हो? आप पेन का फैक्ट्री तैयार करो कि आप पेन को प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप इस प्रकार के लेबर लेके आओगे जो पेन को इजीली प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए। चलो जी, ये दोनों चीज आपके पास इकट्ठा हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट होता है बच्चों फिजिकल कैपिटल। अभी फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल होता है बेटा मशीनरी। हमें मशीन चाहिए, क्योंकि बिना मशीन के काम नहीं होगा, हमें मशीन चाहिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। तो इन सबको बच्चों फिजिकल कैपिटल बोला जाता है। आपके पास जमीन आ गई, लेबर आ गया, देन यू रिक्वायर्ड फिजिकल कैपिटल। आपको फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। आपको फिजिकल कैपिटल की नीड पड़ेगी। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो सभी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है उसको आपको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। जैसे पेन को प्रोड्यूस करने के लिए एक तो मशीन चाहिए, उसके अलावा आपको इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। तो ये सब जो होंगी इन सबको फिजिकल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे उनको हम फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ चाहिए बच्चों ह्यूमन कैपिटल। अभी ये वाला पॉइंट आप नहीं, जो अंडरलाइन आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये वाला पॉइंट अभी आप नहीं लिखोगे, ये किसी और पॉइंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे ह्यूमन कैपिटल, जो आपके स्क्रीन पर अब आपके सामने आ गया। फोर्थ पॉइंट आएगा ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। क्या मतलब है सर? इसका मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। क्या मतलब है सर? You will need knowledge and enterprise। आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी
जिसके पास नॉलेज हो बिजनेस को चलाने के लिए, ताकि वो लैंड जो आपने सबसे पहले खरीदा था, लेबर जो आप लेकर आए थे, और फिजिकल कैपिटल जो आपने पैसा लगाया, इन सब का सही इस्तेमाल कर सके। भाई एक बात बताओ, आपने जमीन खरीद ली, ठीक है, जमीन आपके पास आ गई, आप लेबर ले आए काम करने के लिए, लोग ले आए, इसके अलावा आपने सामान भी लाके रख दिया, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं वो भी आपने लाके रख दिया। लेकिन इनको कोई कमांड करने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना, जिसको हम मैनेजर या सीईओ या डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, जो इनको कमांड करेगा कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो उसे बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। यानी हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस बिजनेस को चला सके। और उस बिजनेस को कब चलाएगा? जब वो सभी चीजों को एक साथ काम में लाएगा। वो जमीन को काम में लाएगा, वो लेबर को काम में लाएगा, और जो आपने फिजिकल कैपिटल लगाया इन सबको वो एक साथ काम में लगाएगा कि कहां पे कौन सा पैसा लगाना है, किस लेबर को क्या काम देना है, जमीन के कौन से टुकड़े पर कौन सी मशीन लगानी है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये ह्यूमन कैपिटल डिसाइड करेगा, जिसके पास नॉलेज होगा। तो जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास डिग्री होगी, जिसके पास इस चीज का ज्ञान होगा, वो ह्यूमन कैपिटल होगा। तो बच्चों, किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना आपको, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, याद रखोगे। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं बेटा, वो 4 चीज होती है। यानी किसी चीज को आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको 4 चीज चाहिए। सबसे पहले लैंड, देन लेबर, देन फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ इज द ह्यूमन कैपिटल। लैंड जो जमीन आपने खरीदा था, लेबर जो आप लोग लेके आए जो काम करेंगे, फिजिकल कैपिटल जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको, रॉ मटेरियल प्लास्टिक वगैरह, इंक वगैरह जो चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो व्यक्ति होगा, वो नॉलेजफुल इंसान होगा जो इन तीनों चीजों को एक साथ मिलकर काम में लाएगा। तो अगर ये चारों चीजें हैं आपके पास तो हम इन्हें बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब बीच में ये 2 जो आपको हाईलाइट दिख रहे हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे ये फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको हेडिंग क्या डालना है। बेटा, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो लॉन्ग पीरियड तक काम आता है। जैसे मान लो आप मशीन ले आए, तो जो आप मशीन लाए हो वो लॉन्ग पीरियड तक काम आएगा, उसका यूज हम कई सालों तक करेंगे, 10 साल 15 साल तक यूज करेंगे, तो वो फिक्स कैपिटल है। जो आपने बिल्डिंग तैयार करी है, वो ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल तैयार करोगे। बिल्डिंग एक बार तैयार हो जाएगी, उसका यूज 10 से 15 20 साल तक यूज होगा, तो वो आपके लिए फिक्स कैपिटल होगा। तो ऐसे कैपिटल जिसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक किया जाता है, उन्हें हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे बाय डे में यूज होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि आपका इंक था, आप पेन मैन्युफैक्चर करोगे, आपको इंक बार बार लाना पड़ेगा, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल है, वो फिक्स कैपिटल नहीं है। लेकिन जिस मशीन से आप पेन तैयार कर रहे हो वो आपका फिक्स कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो ओवर द मेनी ईयर, जो कई सालों तक यूज होता है, उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे टूल्स हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, इनको हम कई सालों तक यूज करते हैं, तो ये फिक्स कैपिटल है। जबकि जो रॉ मटेरियल और मनी, पैसा वगैरह जो होता है, वो वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि इनका डे बाय डे में इस्तेमाल होता है। तो आपको हेडिंग क्या डालना है? आपको हेडिंग डालना है बेटा, टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल या पार्ट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 भाग होते हैं, ये नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको। फिजिकल कैपिटल, टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 टाइप होते हैं या 2 कैटेगरी होती है। आप ये भी लिख सकते हो, कैटेगरी ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक तो आपने लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने 4 पॉइंट लिख दिए, चारों को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है बेटा, फिजिकल कैपिटल की कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग पीरियड तक यूज होता है, और वर्किंग कैपिटल जिसका हम यूज डे बाय डे कामों के लिए करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है बेटा, लैंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है बच्चों कि पालमपुर के अंदर आज से कई साल पहले जितने % जमीन पर एग्रीकल्चर होता था, फार्मिंग होता था, आज भी उतने ही % पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी की जाती है।
तो उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ना तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, इसलिए हेडिंग आपको डालनी है लैंड इज फिक्स्ड। इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि पालमपुर के अंदर मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग है, और ये 1 मार्क्स में अधिकतर एग्जाम में जरूर आता है कि व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो बच्चों फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। सेकंड क्वेश्चन इसी में ऐड हो जाता है कि कितने % लोग हैं पालमपुर में जो एक्चुअल में फार्मिंग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड। 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं पालमपुर के अंदर। तो यहां पर इस पॉइंट से आपको 2 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। पहला, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, एक तो ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको ये चीज याद रखनी है कि 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एक्टिविटी। 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड है पालमपुर में। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए। ये आप पढ़ चुके हो कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप अगला हेडिंग क्या डालोगे बेटा? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे जो यहां पर है कि पालमपुर के अंदर जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है यहां पर कि पालमपुर में बेसिकली 4 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। इसमें वीट सबसे ज्यादा होता है, बाजरा, सुगरकेन एंड पोटैटो, इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है पालमपुर के अंदर। तो इनमें से कौन से जो क्रॉप्स है वो कब ग्रो किया जाता है, उगाया कब जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर, आपको पहला अगला हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग डालना है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपको बताना है कि रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप्स होता है। तो पालमपुर के अंदर बच्चों रेनी सीजन के अंदर ज्वार एंड बाजरा, याद रखोगे, ज्वार एंड बाजरा ग्रो किया जाता है। पालमपुर में रेनी सीजन के अंदर वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में 2 क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ज्वार एंड बाजरा, याद रखोगे। सेकंड आपको याद रखना है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, कि अक्टूबर एंड दिसंबर में कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो की प्रोडक्शन की जाती है। तो सीजन वाइज आपको याद रखना है कि कौन सा क्रॉप्स कब ग्रो किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि सीजन वाइज टीचर पूछते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं वो कि रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में कौन सा क्रॉप उगता है, तो आप आंसर दोगे ज्वार एंड बाजरा। ऐसे ही आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले टीचर कि अक्टूबर दिसंबर में कौन सा क्रॉप्स होता है, तो आप आंसर दोगे पोटैटो। और ऐसे ही लास्ट आपको याद रखना विंटर सीजन में कि विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप्स उगता है, तो विंटर सीजन में मोस्टली वहां पर वीट की प्रोडक्शन होती है, गेहूं की प्रोडक्शन होती है। 3 पॉइंट है एक्चुअल में, ये 3 पॉइंट है। रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो, एंड थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि विंटर सीजन में वीट का प्रोडक्शन होता है। और जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है पैसेज के फॉर्म में, आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखना। मैंने आपको कई बार बताया है कि एसएसटी का सबसे आसान तरीका है कि आप चैप्टर को पॉइंट वाइज समझें, आंसर को पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो टीचर को भी अच्छा लगता है और आपको भी याद करने में आसानी होगी और मार्क्स भी अच्छे मिलने के चांस होते हैं, और भविष्य में आपके नोट्स बन जाएगा जो आपके आगे लॉन्ग पीरियड में बहुत ज्यादा काम आएगा, जिसकी हैबिट आपको अभी से बनानी है। तो 3 पॉइंट यहां पर कवर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हेडिंग क्या डालना है, डिफरेंट क्रॉप्स। ये हेडिंग डालोगे डिफरेंट क्रॉप्स, और डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि पालमपुर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गया था। इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि पालमपुर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी था वो बहुत पहले आ गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या बेनिफिट हुआ पालमपुर को, तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गया। इट्स मेजर इंपैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि जो इरिगेशन सिस्टम था, इरिगेशन होता है बेटा सिंचाई, जो इरिगेशन का सिस्टम था, सिंचाई का सिस्टम था, वो पूरी तरह से बदल गया।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम इजीली उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। आपको पता होगा आजकल ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल से इजीली हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो क्योंकि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गया था, इसलिए इसका मेजर इंपैक्ट किस पे पड़ा, सिस्टम ऑफ इरिगेशन पर। सिंचाई के जो संसाधन थे उनके वो बहुत अच्छे हो गए, वो इजीली अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते थे, पानी डाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या फायदा हुआ। तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आने से मेजर इंपैक्ट ये पड़ा कि उनका इरिगेशन सिस्टम जो था बहुत अच्छा हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको लिखना है बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार हेडिंग डालते हो, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। बस आपको उसका आंसर लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको ये आंसर लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए जी, ये था इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट। अभी जो क्रॉप्स है ये खत्म नहीं हुआ, इसमें एक दो चीज आपको और याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको याद रखना है बेटा कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। नॉर्मली ये गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में तो हर बार आता है, और प्राइवेट स्कूल के यूटी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। जैसे ही नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी मल्टीपल क्रॉप का मतलब है बहुत सारे क्रॉप को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड। एक से ज्यादा क्रॉप जब उगाया जाता है किसी जमीन पर, एक से ज्यादा क्रॉप को हम जब ग्रो करते हैं जमीन पर ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। याद रखोगे बेटा, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड। जमीन पर जब, लैंड पर जब हम एक से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं एक ही साल के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर, एक ही साल के अंदर, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको पोटैटो। अभी पोटैटो हेडिंग क्यों डालनी है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द थर्ड क्रॉप इन पालमपुर, कि पालमपुर में थर्ड क्रॉप क्या है। क्योंकि थर्ड क्रॉप का क्या मतलब है पहले मैं आपको यह बताता हूं। पालमपुर में बच्चों ये जो आपको सारे क्रॉप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्रॉप हर किसान नहीं उगा सकता। अधिकतर किसान मोस्टली 2 ही क्रॉप उगाता है पूरे साल के अंदर, लेकिन जिन किसानों के पास फैसिलिटी है या जो कर सकते हैं वो अपने जमीन पर थर्ड क्रॉप उगाते हैं। और वो थर्ड क्रॉप क्या है, तो वो पोटैटो है। मोस्टली विंटर सीजन में और रेनी सीजन में 2 क्रॉप, एक विंटर सीजन के लिए हो गया, एक रेनी सीजन के लिए हो गया, 2 क्रॉप हो गए। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है उसके अंदर किसान थर्ड क्रॉप उगाता है, वो पोटैटो है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द थर्ड क्रॉप इन पालमपुर, कि पालमपुर में थर्ड क्रॉप क्या है, तो थर्ड क्रॉप आपको पोटैटो टिक करना है। पोटैटो इज द थर्ड क्रॉप इन पालमपुर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया, हमारा क्रॉप का सिस्टम खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के मैंने आपको बेनिफिट बना दिए। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हेडिंग क्या डालना है, ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे कि आपने अर्लियर क्लास में भी पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर 1960 से 1970 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हुआ था कि हम बाकी देश में एक्सपोर्ट करने लगे, यानी बाकी देशों को हम व्हीट एंड राइस बेचने लगे। हम डिपेंडेंट हो गए, हम अपने ऊपर किसी दूसरे देश से हम व्हीट एंड राइस अब मंगवाते नहीं है, इवन हम दूसरे देश को हम बेचते हैं, उसे सेल करते हैं। वो पॉसिबल हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो एक क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 के आसपास। अब 1960 के आसपास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये एक साल के अंदर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ और अगले साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। क्रॉप्स एक दिन में ग्रो नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है 1960 से 1970 तक के जो टाइम होता है उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड को बोलते हैं। इसमें जो इंडियन फार्मर्स थे, जो भारतीय किसान थे, उन्होंने व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटीज HYV ऑफ सीड्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें फार्मर्स ने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया था। ये HYV सीड्स क्या होता है, HYV सीड्स होता है बेटा हाई यील्ड वैरायटीज। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको हेडिंग डालनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन। हेडिंग तो आप ये डाल लोगे ग्रीन रेवोल्यूशन। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास हुआ। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इंडियन फार्मर्स ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया था व्हीट एंड राइस का ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। एंड थर्ड आपको याद रखना है कि उन्होंने किस टाइप के सीड्स का इस्तेमाल किया था, तो HYV सीड्स का इस्तेमाल किया था। और फोर्थ आपको याद रखना है HYV की फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई यील्ड वैरायटीज। ये ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको 4 बातें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर याद रखना है। इवन अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा, अधिकतर स्कूलों में ये था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV। ये HYV की फुल फॉर्म क्या है, तो हाई यील्ड वैरायटीज 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास व्हीट एंड राइस बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन क्या ऐसा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से किसी एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ क्या? जी हां, ग्रीन रेवोल्यूशन के बच्चा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले बीच में एक हेडिंग आता है कि जो इंडियन फार्मर थे ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों ला पाए। उसके 2 रीजन थे। क्यों हमारे पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ चीजों का, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने का मेन रीजन क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन होने का मेन रीजन ये था बच्चों कि इंडियन फार्मर्स ने 2 मेथड को फॉलो किया। इन 2 मेथड के कारण हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ क्रॉप्स का। पहला मेथड क्या था, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। एक तरीका तो यह था कि इंडियन फार्मर्स ने मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाया। मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साल में हम एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो इंडियन फार्मर्स ने मल्टीपल क्रॉपिंग के सिस्टम को अपनाया, जिसके कारण एक साल में उनके पास ज्यादा क्रॉप्स होने लगे। भाई कोई किसान, कोई फार्मर एक साल में एक क्रॉप उगाता है, वहीं जो दूसरा किसान है वो एक साल में 4 क्रॉप उगा सकता है। तो आप खुद सोचो ना कि जो 4 क्रॉप उगाएगा एक साल के अंदर, उसके पास ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा। तो पहला तरीका था अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कि इंडियन फार्मर ने मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया। पहला पॉइंट आपको यह लिखना है। यहां से आपका पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्या लिखोगे आप? द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरा क्या था कि इंडियन फार्मर ने बच्चों मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाया। सर जी ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होता है? आपके स्क्रीन पर देखो, एक पिक्चर से आपको दिख रहा होगा, ये मॉडर्न मेथड है। इंडियन फार्मर्स ने क्या करा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे, वो HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे, वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करा, उन्होंने इरिगेशन के नए नए सिस्टम इजाद किए, डीजल का इस्तेमाल करने लगे। ये कुछ ऐसे मॉडर्न मेथड है, लिखा हुआ ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के एग्जांपल्स है कि इसमें किसानों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। पहले आपको पता है कि केवल जो जानवर होते थे, जो एनिमल्स होते थे, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करके इंडियन फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते थे। लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इवन हमारा इरिगेशन का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। हम कैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इवन हमने बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड के एग्जांपल्स हैं। आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल नाम याद रखने 2-3। ये डायग्राम बनाने की बेटा आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो नाम याद कर सकते हो कि मॉडर्न मेथड्स में कौन कौन से चीजें आती है। ठीक है, तो इन 2 एक्टिविटी के कारण जो इंडियन फार्मर्स थे उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। और इसका रिजल्ट आप जानते हो कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण क्रॉप्स हमारे पास इतने ज्यादा आ चुके थे कि हम डिपेंडेंट ना होकर अब इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब हम किसी दूसरे देश से क्रॉप्स को मंगवाते नहीं है, इवन हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम बेचते हैं। तो हेडिंग क्या डालनी है बेटा? हेडिंग डालनी है आपको इंक्रीजिंग क्रॉप, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। हेडिंग क्या डालोगे? मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ भी लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, एक हेडिंग ये डाल सकते हो। कोई बच्चा ये भी हेडिंग डाल सकता है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हुआ। अल्टीमेटली क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हुआ, तो उसके 2 रीजन थे। एक आपको मल्टीपल क्रॉपिंग याद रखना है और दूसरा आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा था, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के केवल एडवांटेज थे? क्या कुछ डिसएडवांटेज नहीं हुआ? क्या नुकसान नहीं हुआ हमें कुछ? जी हां,
फायदा तो बहुत हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का बच्चों, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ डिसएडवांटेज भी थे जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला डिसएडवांटेज क्या था कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, सॉइल जो था बेकार होता गया। अब कहोगे सॉइल की फर्टिलिटी क्यों खराब हो गई? क्योंकि इंडियन फार्मर ने बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज किया, इसलिए क्रॉप्स तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसकी सॉइल की फर्टिलिटी जो थी बच्चों वो खराब हो गई क्योंकि हमने बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया। पहला डिसएडवांटेज ये था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है, जमीन के नीचे जो पानी होता है, उसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, कम होता चला गया, क्योंकि हमने इरिगेशन किया। अब जब इरिगेशन करोगे तो जमीन के नीचे से पानी निकालोगे, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल डे बाय डे डिक्रीज होता गया। आजकल न्यूज में भी आता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दो मेजर डिसएडवांटेज हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान क्या हुए। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल, क्योंकि हमने ट्यूबवेल से बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया इरिगेशन के लिए, हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर लेवल, जिसके कारण जो वाटर लेवल था वो डे बाय डे डिक्रीज होता गया, आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये दो मेजर नेगेटिव इंपैक्ट हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या थे? तो ये दो मेजर डिसएडवांटेज थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हेडिंग डालनी है बेटा कि पालमपुर के अंदर जो जमीन है ना, जो लैंड है, वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है, किसके पास कितनी जमीन है। तो हेडिंग आपको डालना है हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर के किसान हैं उनकी जमीन का वितरण किस प्रकार किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द फैमिलीज, यानी 450 450 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो 150 आएगा। 150 ऐसे फैमिली है बच्चों जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कोई अपनी जमीन नहीं है। क्लियर हो गया? आपको हेडिंग ये डालना है हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि पालमपुर के जो जमीन है किसके पास कितनी जमीन है। तो 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई अपनी जमीन नहीं है। जी हां, आप खुद सोचो, आप अगर शहर में रह रहे हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि शहर में भी हर किसी के पास अपनी जमीन हो? कई बच्चे आप में से रेंट पे भी रहते हैं, अपनी जमीन तो नहीं है ना, तो आप भी तो इसी में आओगे ना कि आपके पास अपनी जमीन नहीं है। और अगर आप गांव में रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो और आपको अपनी जमीन नहीं है, तो उसे ही क्या बोलोगे कि आप लैंडलेस हो, यानी आपके पास जमीन नहीं है। तो पालमपुर के अंदर 150 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। ये तो 150 फैमिली की बात हो गई। तो सर जी बाकी परिवार के पास क्या कितनी जमीन है? तो चलिए, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि 150 फैमिली के पास जमीन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे बेटा आप कि 240 फैमिली 240 परिवार ऐसे हैं कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जिनके पास बहुत जमीन तो है लेकिन बहुत कम जमीन है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 150 परिवार। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या है, बिल्कुल एक एक चीज याद करना है, वीडियो को बार बार देखना है, वीडियो को बार बार रिपीटेड करके आपको देखना है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जमीन नहीं है और 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। उनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो 150 जिन पे जमीन नहीं है और 240 जिन पे 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो बाकी फैमिली अभी भी बच गया, 450 में से अभी भी बच रहा है काउंटिंग, तो अभी खत्म नहीं हुआ। अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि बाकी फैमिली के पास कितनी जमीन है। तो आपको याद रखना है 60 फैमिलीज ऐसी है बच्चों, 60 परिवार ऐसे हैं, 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जमीन है 2 हेक्टेयर से ज्यादा।
In Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectares of land. जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। 60 परिवार ऐसे हैं, 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिन पे जमीन ज्यादा है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। क्लियर हो गया? और कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन पे बच्चों 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। A few of the large farmer, ये 4th पॉइंट होगा आपका, इसमें 4th पॉइंट है। A few of the large farmer, जो बड़े किसान हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, have land extended over 10 hectares or more, जिन पे जो जमीन है वो 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि पालमपुर में जमीन का वितरण कैसे किया गया, लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे ने याद कर लिया होगा 4 पॉइंट। मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिन पे कोई जमीन नहीं है। 450 में से 150 लैंडलेस है, मतलब उन पे जमीन नहीं है। 240 ऐसे थे जिन पे जमीन तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिन पे 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। एंड कुछ ऐसे परिवार भी हैं, कुछ मतलब अब इसमें फिक्स नहीं है, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन पे 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया गया है पालमपुर के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में बकायदा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं क्योंकि नॉर्मली ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 4 से 5 मार्क्स में आते हैं कि पालमपुर के अंदर जमीन का वितरण कैसे किया गया है। चलिए अब हम जमीन से आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब ये लेबर कहां से आएगा, काम कौन करेगा पालमपुर में? तो जो स्मॉल फार्मर, इसमें 2 ही पॉइंट आएंगे बेटा, एक स्मॉल फार्मर, एक मीडियम एंड लार्ज फार्मर, इसमें केवल 2 ही पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग आपको ये डालना है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि पालमपुर के अंदर लेबर की व्यवस्था कहां से होती है। मान लो आपको मकान बनाना है, आपको अपने खेत में काम करवाना है, तो आप लेबर तो लाओगे ना, आप वर्कर्स तो लाओगे ना काम करने के लिए। तो वो कहां से मिलेगा, कौन काम करता है पालमपुर के अंदर? तो जो स्मॉल फार्मर्स है बच्चों, जो बहुत स्मॉल फार्मर है, यानी जिन पे 2 हेक्टेयर से कम वाले थे, वो सारे along with their families, और उनके परिवार वाले, कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड, वो अपने खेत पर खुद ही काम करते हैं क्योंकि उन पे जमीन कम है। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपने फैमिलीज के साथ, परिवार के साथ अपने जमीन पर खुद ही काम करते हैं। जबकि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो बड़े किसान हैं, हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, तो वो क्या करते हैं, लेबरर्स को हायर कर लेते हैं, किराए पे ले आते हैं ताकि वो उनको फील्ड में काम करा सके। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि स्मॉल फार्मर्स अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं और मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो लेबरर्स होते हैं उनको किराए पे ले आते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, उनको किराए पर ले आते हैं, वेजेस पे ले आते हैं। 2 बातें याद रखोगे, स्मॉल फार्मर अपने फैमिलीज के साथ अपने खेतों में खुद काम करते हैं और बड़े और मीडियम फार्मर जो होते हैं बच्चों, वो लेबरर्स को हायर कर लेते हैं, किराए पे ले आते हैं ताकि वो उनको अपने जमीन पर काम करवा सके। क्लियर हो गया? ये आपका नेक्स्ट हेडिंग था। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, जी हां, एक क्वेश्चन अक्सर आता है ये डाला के बारे में। डाला कौन है? इस स्टोरी में आपको दिया हुआ ये जो ऊपर पिक्चर था, इसमें रामकली एंड डाला के बीच बातचीत है। तो इसमें अक्सर पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने वर्कर के लिए फिक्स वेजेस कर रखा है कि किसी भी लेबरर्स को कम से कम 300 रुपए 300 पर डे मिलना चाहिए। आप ज्यादा दे सकते हो तो दो, लेकिन 300 से कम नहीं दोगे आप किसी भी लेबरर्स को, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। लेकिन डाला जैसे जो लोग हैं वो 160 रुपीज में, 160 रुपए में काम करने को तैयार है। तो ऐसा क्यों है भाई? वो कम पैसे पे काम करने को क्यों तैयार है? क्योंकि पालमपुर में बच्चों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां वर्कर बहुत ज्यादा हैं, लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं और काम बहुत कम है। तो लोग कम पैसों पे काम करने को भी तैयार हैं। आप खुद सोचो, जब जॉब नहीं होगी किसी के पास तो लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार होंगे ना, कि एटलीस्ट कुछ पैसा तो मिल रहा है, परिवार तो चलेगा, फैमिली तो चलेगी ना कम से कम उन पैसों से। तो आंसर आपको क्या लिखना है, पहले मैं आंसर बता दूं फिर क्वेश्चन बताऊंगा। द मिनिमम वेजेस ऑफ ए फार्म लेबर्स, जो फार्म लेबरर होते हैं उनके लिए जो मिनिमम वेजेस है सेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो सेट कर रखा है इज 300 है पर डे, कि कम से कम 300 रुपए तो उन्हें मिलना चाहिए। जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें कम से कम मिनिमम 300 आपको देना पड़ेगा।
बट डाला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन डाला को 160 रुपए मिलते हैं। अब आपसे पूछेगा ऐसा क्यों है, तो आप लिखोगे देयर इज हैवी कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स, फार्म लेबरर्स के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा है काम करने के लिए पालमपुर में। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसलिए लोग कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हैं। आप ये चीज शहर में भी देख सकते हो आजकल कि लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो उस जॉब को कम पैसे में करने को भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा वह वो चीज अपने आप सस्ती हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, और आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो ना केवल आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, चैप्टर के बीच में से अगर कल को कुछ भी क्वेश्चन आ गया बच्चों तो वो भी आप कैपेबल होंगे उसका आंसर देने के लिए। पूरे चैप्टर को नोट्स के फॉर्म में हमें पढ़ना है, ताकि टीचर आपके जो भी मैडम या सर जी हैं जो भी आपको क्वेश्चन देंगे चैप्टर के बीच में से, आप देख लेना, इससे बाहर गारंटी है मेरी, इससे बाहर आज तक नहीं आया। तो एक एक चीज को समझना। अब यहां पे आपको हेडिंग डालना है व्हाई द लेबरर्स आर एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, व्हाई द लेबरर्स आर एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, लेबरर्स कम पैसों में काम करने को क्यों तैयार हैं। तो आंसर क्या दोगे कि वहां पे हैवी कंपटीशन है, काम के प्रति वहां पर बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन है, इसलिए लोग कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ये आपको समझ में आ गया, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल होता है, यहां पर कैपिटल का संबंध पैसों से है, कि पैसे की व्यवस्था कहां से होती है। पालमपुर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास पैसा कहां से आता है, कैपिटल की अरेंजमेंट कैसे होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अधिकतर जो स्मॉल फार्मर होते हैं बच्चों वो मनी को, पैसे को उधार ले लेते हैं। किससे उधार लेते हैं? दे बोरो द लार्ज फार्मर फ्रॉम द लार्ज फार्मर, वो पैसे को उधार लेते हैं किससे? जो बड़े किसान हैं उससे पैसा उधार ले लेते हैं। और द विलेज मनी लैंडर्स, या फिर उनसे पैसे ले लेते हैं जो गांव में देनदार होते हैं। देनदार होता है जो पैसे उधार पर या इंटरेस्ट पर देता है लोगों को। और द ट्रेडर्स, या फिर वो ट्रेडर से पैसे उधार पर ले लेते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट, जो अलग अलग प्रकार के चीजों को सप्लाई करता है फॉर कल्टीवेशन के लिए। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो पैसों को उधार लेते हैं। किससे उधार लेते हैं? वो पैसों को बोरो करते हैं, या तो लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं, या फिर मनी लेंडर से बोरो करते हैं, या फिर जो सप्लायर होते हैं उनसे। इन सब से वो पैसे को उधार ले लेते हैं कि भाई जब मेरा काम चलेगा मैं आपको वो पैसा इंटरेस्ट सहित वापस कर दूंगा। और इस चक्कर में कई बार आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि कई बार नेचुरल इवेंट के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण फसल खराब हो जाते हैं और ये लोग उन पैसों को वापस नहीं कर पाते। तो जिनसे उन्होंने पैसा लिया होता है वो इन पे प्रेशर डालते हैं कि आप मुझे मेरा पैसा वापस करो। अब इन पे पैसा तो है नहीं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो तो खराब हो गया। तो आप न्यूज में देखना बच्चों, बहुत ज्यादा न्यूज आता है कि इस चक्कर में बहुत सारे किसान जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, ये चीज अच्छी है आजकल कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चला रखा बच्चों फार्मर्स के लिए। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा स्कीम चला रखा है गवर्नमेंट ने। अगर जो किसान जिनको पता होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो इन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको कहता हूं पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे पढ़ते बेटा, आगे क्या होता है? तो अधिकतर जो फार्मर्स होते हैं बच्चों वो पैसे को उधार लेते हैं किससे? लार्ज फार्मर से, या फिर मनी लेंडर से, या फिर ट्रेडर से। उन पैसों को उधार ले लेते हैं और जब उनका काम चल जाता है तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कर देते हैं। तो स्मॉल फार्मर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अब ये लार्ज फार्मर क्या करते हैं सर जी? इन्हीं पे पैसा कहां से आता है? भाई ये भी तो पैसा लेते होंगे ना, या पैसा कहां से आता है इनके पास? तो लार्ज फार्मर के लिए आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, हैव देयर ओन सेविंग, उनकी खुद की सेविंग होती है। क्यों भाई? क्योंकि इन पे जमीन ज्यादा है। अब इन पे लैंड ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनको सेव कर सकते हैं, भाई उनको मार्केट में बेच देंगे तो पैसा सेविंग होगी ना उनके पास। तो द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं, इनका पास खुद की सेविंग होती है अपने फार्मिंग से। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, इसलिए ये अपने
कैपिटल की अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं। इनको किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके पास खुद की सेविंग होती है। आप खुद ये बात अपने ऊपर आजमा के दे सकते हो। अगर आपके फैमिली के पास अच्छा पैसा है तो आपको किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम अपने पैसों से कर सकते हैं, जबकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें पैसा उधार लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अरेंजमेंट, कैपिटल का अरेंजमेंट समझ में आ गया बेटा कि पालमपुर में कैपिटल की अरेंजमेंट दो प्रकार से होती है। स्मॉल फार्मर, बड़े फार्मर से पैसा उधार ले लेते हैं, और जो बड़े फार्मर एंड मीडियम फार्मर होते हैं उनकी खुद की सेविंग होती है। इस प्रकार से वहां पे कैपिटल की अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें बेटा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, कि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है। अब देखो, फार्मिंग एक्टिविटी तो मेन एक्टिविटी थी, 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटी में, तो 25% लोग जो होंगे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में होंगे। सीधी सी बात है, जब 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो 25% कौन होंगे? जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में होंगे। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आता है बेटा डायरी, जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मिल्क, पनीर, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है। तो पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपको ये लिखना है, और उसके अंदर लिखोगे डायरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिली ऑफ पालमपुर। कई लोग वहां पे मिल्क की प्रोडक्शन वगैरह में लगे हुए हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो मिल्क वगैरह होता है उसे कहां सोल्ड किया जाता है? वो रायगंज में सोल्ड किया जाता है। तो पहला नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सा होगा बेटा? सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सा है? तो सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपका आएगा अभी, इसमें आप लिख सकते हो जो शॉपकीपर वगैरह होते हैं वो सब आएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आता है, तो सेकंड आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। आप सेकंड क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यहां पर सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगा। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, 50 लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जब हम किसी चीज को फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, जब बनाते हैं वो मैन्युफैक्चर बोलते हैं। तो हो सकता है वो किसी चीज को फॉर्मेशन कर रहा हो, घर के अंदर छोटा मोटा काम कर रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 50 लोग, पालमपुर में 50 लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं। दो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी समझ में आ गया बेटा? पहला क्या था? डायरी, सेकंड हो गया मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड आप क्या लिखोगे? थर्ड आप लिखोगे शॉपकीपर्स। ये आ गया, थर्ड आ गया आपका। थर्ड पॉइंट आपका शॉपकीपर्स हो गया। आप समझते हो दुकानदार जो होते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट। ये शॉपकीपर्स क्या होते हैं? मार्केट जाते हैं, होलसेल पर उसको खरीदते हैं, कम कीमत पर खरीदते हैं। होलसेल मतलब इकट्ठे बहुत सारे सामान को खरीद लेते हैं, उनको सस्ता पड़ता है इन द सिटी, शहर में जाके, एंड सेल देम इन द विलेज, और फिर उनको वो खुदरा माल करके गांव में बेच देते हैं। तो जो शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में, वो तीसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगा। इसमें आपको लिखना है कि पालमपुर में शॉपकीपर वो हैं जो शहर जाकर होलसेल पर चीजों को ले आते हैं और गांव में आकर बेच देते हैं। एंड लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होगा बेटा? लास्ट नॉन फार्मिंग आपका एक्टिविटी होगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का फोर्थ पॉइंट होगा। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर से रायगंज जाने के लिए जो रोड है उस पर आपको वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के मीडियम आपको मिल जाएंगे, जिसमें रिक्शा वाला मिल जाएगा, टांगा वाला मिल जाएगा, जीप मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, ट्रक मिल जाएगा। तो ये तो कॉमन है, हर जगह पाया ही जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगा, फोर्थ। तो देयर आर फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, देयर आर 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं। क्लियर हो गया? ये था बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें आपने पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। अब आप देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं, अगर आप मोस्टली क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या, ये तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आपको एक्टिविटी फिल करना है, या आपको क्वेश्चन एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी फिल करना है, या एक्टिविटी बेस्ड है, आपको एक्टिविटी इसको भरना है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड। याद करो, मैंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड आपको बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कौन कौन चीज आती है, याद है? तो इसमें आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड की सारी चीजें बतानी है कि मॉडर्न फार्मिंग में मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। डू यू एग्री? क्या आपसे सहमत हो कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मोर इनपुट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा इनपुट की आवश्यकता होती है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। तो आप इससे एग्री हो या नहीं हो? इसमें आपको पूरा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर आपको बताना है कि आप उससे सहमत हो या नहीं हो। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था वही इसमें आएगा। थर्ड है हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद करो, इलेक्ट्रिसिटी वाला बताया था, हेल्प, इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे हेल्प किया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है इज इट इंपॉर्टेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ अंडर इरिगेशन। क्या जरूरी है कि हम एरिया ऑफ इरिगेशन बढ़ाएं,
वाई क्यों जरूरी है तो क्यों है, और जरूरी नहीं है तो क्यों है। इसमें आपको मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में आप लिख सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल बनाना है जिसमें आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। याद करो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बताया था कि 150 फैमिली के पास जमीन नहीं है, 60 फैमिली ऐसी हैं जिन पे 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 260 ऐसे हैं जिन पे 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और कुछ फैमिली ऐसी है जिन पे 10 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। बताया था ना आपको टेबल, इस प्रकार से वो पूछ रहा है। वाई आर द वेजेस फार्म लेबर्स इन पालमपुर आर लेस देन मिनिमम वेजेस, ये भी बताया था कि क्यों वहां पर वेजेस कम है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप मोस्टली देखोगे ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे, आराम से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे कवर हो चुका है अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है बेटा, तो आराम से पढ़ना। कोई डाउट्स हो इस चैप्टर में तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैंने सारे पॉइंट कवर करा दिए हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई पॉइंट और ऐड करना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो पॉइंट भी ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते बेटा, बाय बाय बेटा।